प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने प्रकाशिक समावयवों की संख्या क्या की थी, उस फॉर्मूले देखे थे। आज हम बात करेंगे फिशर प्रक्षेपण एवं फ्लाइंग वेज सूत्र, फिशर प्रोजेक्शन एंड फ्लाइंग वेज फॉर्मूलाज। हमने जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि अणु की जो आकाशीय संरचना से संबंधित अणु की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वह उसकी आकाशीय संरचना से संबंधित होती है। इसे हम 2D कागज पर या श्याम पट पर लिखने की आवश्यकता होती है, और जब हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं, आकाशीय व्यवस्था का मतलब 3D स्ट्रक्चर है, तो उसको कागज पर हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीखेंगे फ्लाइंग वेज फॉर्मूले की सहायता से। देखिए कैसे। पहले बात करते हैं हम फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, कुछ पोस्टुलेट दिए गए हैं, हमें उनको फॉलो करना जरूरी होता है। वो क्या क्या है देखिए। पहला, एक टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल को इस प्रकार देखते हैं कि 4 में से 2 समूह कागज के प्लेन में तथा शेष 2 कागज के तल के ऊपर नीचे हो। 2 समूह तो क्या हो, कागज के तल में, और शेष रिमेनिंग शेष 2 जो हो एक तल के ऊपर व एक तल के नीचे, या ऐसे कह सकते हैं कि कागज के तल के बाहर हो। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, बंध जो हमारी तरफ आ रहा है, इट्स मीन हमारी तरफ आ रहा है, जैसे कि एक कागज पड़ा है, अब हमारी तरफ आ रहा मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उसे कागज के तल से बाहर ठोस वेज से दर्शाते हैं, सॉलिड वेज से दर्शाते हैं। बंध जो हमारी तरफ आ रहा है उसे वेज से दर्शाते हैं। सॉलिड वेज का मतलब इस प्रकार की रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। कक्षा 12 में भी आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में था स्टीरियोकेमिस्ट्री। और थर्ड पॉइंट है, बंध जो हमसे दूर जा रहा है, मतलब प्लेन के नीचे की तरफ है, जो प्लेन के नीचे की तरफ है उसे हम एक ब्रोकन वेज के द्वारा दर्शाते हैं, टूटी हुई लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। बंध जो हमसे दूर जा रहा है उसे ब्रोकन वेज के द्वारा दर्शाते हैं। बहुत ही सिंपल है। ब्रोकन वेज का मतलब इस प्रकार की लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, वह बंध जो कागज के तल में हो, वह बंध जो कागज के तल में हो उसे सामान्य रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। वह बंध जो कागज के तल में हो उसे सामान्य रेखा के द्वारा दर्शाते हैं।
अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई चतुष्फलक है ABCD। अभी तो हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाई है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम इसको 3D में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कागज के तल पर, तो इनमें दो बंद तो हम प्लेन के अंदर होंगे। सपोज करो A और B प्लेन में है और D और C क्या है, कागज के तल के ऊपर या कागज के तल के नीचे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, A और B, ये A ये B, ये तो प्लेन में है, और C सपोज करो कागज के तल के नीचे हो तो इसको टूटी हुई लाइन से, और जो D है वह कागज के तल के ऊपर हो तो इसे सॉलिड लाइन से दर्शाते हैं। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि कोई टेट्राहेड्रल अणु है अपने पास CABCD, इसका फ्लाइंग वेज लिखते हैं। सपोज करो यदि B व C हमारी तरफ हो, B एंड C हमारी तरफ, तथा A एंड D हमसे दूर हो, तो इसका फ्लाइंग वेज बना सकते हैं हम। जैसे सिंपल एग्जांपल दिया है ABCD, इसका फ्लाइंग वेज हमें बनाना है। तो C सेंटर में है, जो हमसे दूर है उनको ब्रोकन लाइन से दर्शाते हैं। ब्रोकन लाइन से दर्शाते मतलब A और D हमसे दूर है, जबकि जो हमारी तरफ है उनको हम सॉलिड वेज से दर्शाते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से फ्लाइंग वेज लिखने का। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्शन है जिसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि आपको जितनी भी स्ट्रक्चर्स मिलेगी एक से अधिक स्टीरियोजेनिक सेंटर की, उनमें इसी प्रोजेक्शन को फॉलो किया गया है मैक्सिमम। फिशर प्रोजेक्शंस फॉर्मूला। इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। पहला रूल्स क्या कहता है, एक अणु को इस प्रकार देखा जाता है कि दो समूह कागज के तल के ऊपर हो तथा दो समूह इसके नीचे हो। पहला है, एक अणु को इस प्रकार देखा जाता है कि दो समूह कागज के तल के ऊपर तथा दो समूह इसके नीचे। तत्पश्चात एक दूसरे के समकोण दो रेखाएं खींचते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दो समकोण पर रेखाएं खींचते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई हो, जैसे डैट्स। जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटती है वह किरेल कार्बन होता है। जैसे कि ये कार्बन, ये किरेल कार्बन है।
सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत? अब हमने दो रेखाएं खींची है, एक है हॉरिजेंटल और एक है वर्टिकल। क्षैतिज या हॉरिजेंटल रेखा कागज के हॉरिजेंटल रेखा कागज के तल के ऊपर वाले समूह को बताती है। बहुत ही सिंपल बात है। हॉरिजेंटल रेखा कागज के तल से है, सॉरी, ठीक है ना, तल से ऊपर वाले समूह को दर्शाती है। अर्थात हॉरिजेंटल बंद देखने वाले व्यूअर की तरफ होते हैं। किसकी तरफ होते हैं? व्यूअर की तरफ होते हैं, जो हमारी तरफ होते हैं। वह वर्टिकल जो रेखा है देखने वालों से दूर होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए और बी प्लेन में है, ये सी है जो हमारी तरफ है, और ये जो डी है वो हमसे दूर है। अगर हम इसका फ्लाइंग वेज बनाते हैं, तो ये कार्बन है, ये सी, ये डी, ये बी और ये ए। ये दो तल के नीचे हैं कागज के, और ये दो कागज के तल के ऊपर है। अगर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, इस कार्बन हो गया, तो तल से दूर, देखने वालों से दूर कहाँ रखना है? वर्टिकल लाइन पे, दैट्स वर्टिकल लाइन। तो सी एंड डी, और जो हमारी तरफ है उनको हम हॉरिजेंटल लाइन पे रखते हैं। दैट्स वर्टिकल लाइन, दैट्स हॉरिजेंटल लाइंस। तो ये पता होना चाहिए। वर्टिकल रेखा उस अणु में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को दर्शाती है। वर्टिकल लाइन जो है सबसे लंबी चेन होती है। वर्टिकल लाइन उस अणु में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होती है, सबसे लंबी चेन होती है उस अणु में कार्बन की। सिंपल सी बात है। ये जो लाइन, वर्टिकल लाइन जो बताई गई है, ये उस अणु में कार्बन की मेन चेन होती है, मुख्य श्रृंखला होती है। जैसा कि हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, वहां हम पढ़ते हैं मुख्य श्रृंखला, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो मुख्य श्रृंखला। वो मुख्य श्रृंखला हमेशा वर्टिकल लाइन पर होती है। इस रेखा के शीर्ष पर वह समूह रखते हैं। अब पता चल गया ये बात तो कि सबसे लंबी श्रृंखला जो होती है वो वर्टिकल होती है। अब शीर्ष पर, ऊपर की तरफ, यहाँ टॉप पर कौन सा ग्रुप रहेगा? इस रेखा के शीर्ष पर वह समूह रखते हैं जो सबसे अधिक प्राथमिकता वाला हो, या सबसे अधिक ऑक्सीकृत होने वाला समूह हो, या फिर वह समूह जो अणु के नाम को अनुलग्न प्रदान करता है। तीन चार बातें बताई इसने। पहला बताया है प्राथमिकता वाला हो, सबसे अधिक प्रायोरिटी वाला हो, प्राथमिकता वाला हो। सेकंड बात बताइए, सबसे अधिक ऑक्सीकृत होने वाला हो, सॉरी। और थर्ड बात बताइए, जिससे
अणु को अनुलग्न प्रदान हो। ये 3 मेन फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि ऊपर कौन सा समूह रहेगा। प्राथमिकता में से पीरियडिक आईयूपीएसी की जो टेबल दी गई है उसके आधार पर होती है। ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है वो अभी हम बता सकते हैं कि कौन सबसे आसानी से ऑक्सीकृत होने वाला है, ठीक है। और मुख्य श्रृंखला में हम अनुलग्न देखते हैं जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, उसके आधार पर देखते हैं। जैसे कि लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला समूह अम्ल है, सबसे अधिक ऑक्सीकृत होने वाला भी है और अणु का अनुलग्न भी यही होता है। ये तो हो गया शीर्ष पर। अब बात करते हैं नीचे के सिरे पर, निचले सिरे पर कौन सा ग्रुप रहेगा? ऊर्ध्व रेखा के निचले सिरे पर वह समूह रखते हैं जिससे लंबी कार्बन श्रृंखला समाप्त होती है। ऊर्ध्व रेखा के निचले सिरे पर वह समूह रखते हैं जिससे लंबी कार्बन श्रृंखला समाप्त होती है। सब अणु की सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की श्रृंखला समाप्त होती है उस समूह को सबसे नीचे रखते हैं। जैसे कि लैक्टिक एसिड के अंदर ही अगर हम देखें टॉप पर क्या होता है, COH और CH3 पर खत्म होती है। शेष 2 समूह को क्षैतिज रेखा के दोनों रख देते हैं। शेष 2 जो समूह बचे हुए हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों ओर रखा जाता है। जैसे COH CH3 OH इधर भी रख सकते हो और H इधर, ठीक है। ये तो था फिशर प्रोजेक्शंस लिखने का तरीका। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिशर प्रोजेक्शन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, संरचनाओं को तल के बाहर नहीं उठाना चाहिए। जो संरचना बनी हुई है, संरचना को प्लेन से बाहर नहीं उठाना चाहिए। हालांकि हम इन्हें तल में 180 डिग्री या 360 डिग्री से घुमा सकते हैं। इन्हें 180 और 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोटेट करा सकते हैं। ताकि क्षैतिज प्रतिस्थापित क्षैतिज रहे व ऊर्ध्व प्रतिस्थापित ऊर्ध्व भी रहे। अब 180 का मतलब क्या होगा? पूरे अणु को रोटेशन देना, एक से दूसरे स्थान पर ले जाना, अर्थात समूह की स्थिति यदि हॉरिजॉन्टल है तो 180 या 360 डिग्री घुमाने पर प्राप्त नया विन्यास भी उस समूह को हॉरिजॉन्टल स्थिति ही प्रदान करे। और यदि वह वर्टिकल है तो 180 या 360 रोटेशन देने पर वह वापस उस समूह को वर्टिकल पोजीशन ही दे। 90 डिग्री और 270 डिग्री के तल में घूर्णन मान्य नहीं है, क्योंकि इनके क्षैतिज प्रतिस्थापी ऊर्ध्व हो जाते हैं और ऊर्ध्व प्रतिस्थापी क्षैतिज, अतः अणु का विन्यास परिवर्तित हो जाता है। 90 डिग्री या 270 डिग्री
घूर्णन मान्य नहीं है, क्योंकि विन्यास परिवर्तित हो जाते हैं। थर्ड है, प्रतिस्थापियों के एक युग्म की अदला बदली करने पर प्रतिबिंब समावेवी संरचना प्राप्त होती है। देखिए कैसे, जैसे कि हमारे पास लैक्टिक एसिड है। अब हमने कहा कि इसको यहां ले गए और इसको यहां ले गए, सॉरी इसको यहां देखते हैं, ठीक है। इनको हमने कुछ नहीं किया, नो चेंज किया, जबकि हमने इन ग्रुपों को आपस में चेंज कर दिया। तो ये संरचना और ये संरचना आपस में प्रतिबिंब है, ठीक है, एनेंशियोमर प्राप्त होते हैं। और फिर है एक फिशर प्रक्षेपण सूत्र का अनुरूप सूत्र में परिवर्तन, जिसमें कि प्रतिस्थापियों का क्रम भिन्न हो, दो प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए, हम चेंजेस करना चाहते हैं। दो चेंज हम कर सकते हैं। दो चेंज करने पर हमें जो मूल विन्यास है वापस वैसा का वैसा विन्यास ही प्राप्त होगा। इट्स मीन एक प्रकार से 180 डिग्री हो गया। फर्स्ट चेंज हमने इन दोनों के बीच में किया, तो हमें विन्यास प्राप्त हुआ HCOOH, ये OH और ये CH3। अब हमने किया सेकंड चेंज। पहला चेंज हमने किया इन दोनों के बीच में, फर्स्ट चेंज, तो हमें H यहाँ प्राप्त हो गया और COH यहाँ प्राप्त हो गया। अब हम इसमें सेकंड कन्वर्जन करते हैं, चेंज करते हैं। सेकंड कन्वर्जन हमने किसमें किया है, इसको यहां लेके गए और इसको यहां लेके आए, ठीक है। तो सेकंड कन्वर्जन हमने कर दिया। ये H अपनी जगह पर है, CH3 भी अपनी जगह पर है, ये COH यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया। अब ये विन्यास और ये विन्यास दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। इन दोनों का अगर हम RS नोमेनक्लेचर करेंगे तो सेम आएगा। अब प्रतिस्थापियों को 3 के समूह में घुमाने पर किंतु चौथा समूह स्थिर होना चाहिए। अब हम प्रतिस्थापियों को एक रोटेशन देते हैं, एक को स्थिर रख दिया और 3 को घुमा देते हैं, तो भी हमें आइडेंटिकली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। जैसे कि A, B, C और D, हमने इसको रोटेशन दिया, A को स्थिर रखे हुए, A को स्थिर रखते हुए, तो A तो हमने स्थिर कर दिया। अब इन तीनों को रोटेशन दिया है। तीनों को रोटेशन देने का मतलब क्या हो गया, D था वो यहाँ आ गया, C था वो यहाँ आ गया और यहाँ आ गया B। इट्स मीन A तो स्थिर है, यहाँ आ गया D, यहाँ आ गया C और यहाँ आ गया B। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर भी क्या है, आइडेंटिकल है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र एक से अधिक किरेल केंद्रों वाले अणुओं के लिए भी लिखा जा सकता है। एक से अधिक अणु तो भी हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं CABC CXYZ, दो किरेल सेंटर है, तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 समावेशी बनेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। A, X, Y या Y या Z, A, B, C, ये दो सेंटर हैं। पहले का किरेल कार्बन पर ABC है, ABC, और दूसरे पर XYZ है। हम इनका मिरर इमेज देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, A तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, X पे अपनी पोजीशन पे रहेगा, ये CB, ये YZ। और इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं AX,
ये बी सी, ये जेड वाई, ये ए, ये एक्स, ये सी बी, ये वाई जेड। अब ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो है, ये दो बाकी इनकी के दर्पण प्रतिबिंब है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके नोमेनक्लेचर की। धन्यवाद।